बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज जुमेरात 13 जून है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 839 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। दोनों जानिब से, नेटो की साइड से भी और रशिया की साइड से भी मज़ीद कुछ ख़तरनाक फ़ैसले सामने आए हैं जो यूक्रेन जंग को मज़ीद ख़तरनाक जंग में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी हैं। फ़ैसले भी आपके सामने रखूँगा। हंगरी की जानिब से मैंने आपको बताया था कि हंगरी ने B9 समिट के अंदर शिरकत नहीं की, जो बुकारेस्ट 9 है, जिसमें 9 ममालिक हैं। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हुई कि हंगरी के कुछ कंसर्न्स हैं यूक्रेन पॉलिसी को लेकर। हंगरी नेटो से बिल्कुल जुदा नज़र आता है, तो इस वजह से हंगरी ने B9 के इस समिट के अंदर शिरकत नहीं की। तो B9 के दीगर कंट्रीज़ ने ये फैसला किया कि हम हंगरी को निकाल बाहर करेंगे, मज़ीद हम हंगरी की इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैसेज देकर इन्होंने नेटो के चीफ को रवाना किया। नेटो के चीफ ने हंगरी का विज़िट किया। वेडनेसडे को गुज़िश्ता रोज़ ये विज़िट हुआ और इस विज़िट का जो नतीजा निकला, हंगरी और नेटो के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया। वो मुआहदा भी मैं आपके सामने रखूँगा। आपने कॉमेंट्स बॉक्स में फिर बताना है कि मुआहदा किसके वारे का है। सबसे पहले मैं आपको मैदान जंग की सिचुएशन बता दूं। रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया के 24 ड्रोन हमले कीव की जानिब बढ़े थे। 24 ड्रोन्स थे और 5 मिसाइल्स थे। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 24 के 24 ड्रोन्स को जो कि कीव की जानिब बढ़ रहे थे, उन्हें मार गिराने का दावा यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। और 5 में से 4 मिसाइल्स को यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने मार गिराया, लेकिन एक मिसाइल ने सदरन यूक्रेन के अंदर, और ये मिसाइल भी कोई आम दाम मिसाइल नहीं था बल्कि इस्कैंडर मिसाइल था, जिसने सदरन यूक्रेन की साइड पर अपने टारगेट को हिट किया। टारगेट क्या था? अगेन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट था और अच्छा खासा नुकसान भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूक्रेन के सदरन यूक्रेनियन रीजन्स के अंदर रिपोर्ट हुआ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि जर्मनी के अंदर मौजूद थे, मैंने आपको बताया था 2 रोज़ा ये रिकवरी कॉन्फ्रेंस थी। 11 और 12 जून तक ये कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी रही और इसी दौरान रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई और यूक्रेन के सदर को बेचने के लिए कोई सौदा मिल गया। वहां पर जर्मनी में खड़े होकर यूक्रेन के सदर ने इन स्ट्राइक्स का जिक्र किया और ये कहा कि मुझे 2 चीज़ें चाहिए। एक तो मुझे अपनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए और दूसरा, इन फ्यूचर वो जो नया स्ट्रक्चर होगा उसको भी रशिया तबाह ना कर दे, इसलिए मुझे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजीद मजबूत बनाना है। अब मैंने आपको बताया था कि उर्सुला वॉन डर लियन जो यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं, वो भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक थी और उर्सुला वॉन डर लियन की जानिब से अनाउंस किया गया कि यूरोपियन यूनियन 3.4 बिलियन यूरोस जो है वो यूक्रेन को देगा ताकि यूक्रेन इस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड कर सके। अब जहां तक ताल्लुक है कि दोबारा रशिया हमले करेगा, दोबारा इस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा, तो उसके लिए यूक्रेन ने कहा, यूक्रेन के सदर ने, कि मुझे एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए और कोई आम दाम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि यूक्रेन के सदर का आपको मालूम है कि मांगने का भी एक स्टैंडर्ड होता है। यूक्रेन के सदर का एक स्टैंडर्ड है मांगने का। पेट्रियट मांग रहे हैं और अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान अमेरिका की जानिब से कर दिया गया है कि ये लें, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत महंगा है और इसके लिए एक खास ट्रेनिंग चाहिए होती है, जो कि ये आपको वीडियो नजर आ रही है। जर्मनी के अंदर जो नेटो की बेस है वहां पर यूक्रेन के फौजी ट्रेनिंग लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर। ये ट्रेनिंग जारी है, आज से नहीं जारी। जब यूक्रेन की ये जंग स्टार्ट हुई थी तब से नहीं जारी, बल्कि 2014 से ही ये नेटो ने यूक्रेन के फौजियों को जिम शिम लगवाना स्टार्ट कर दिया था और रशिया से लड़ाई के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा था नेटो की जानिब से, जिसको लेकर कंसर्न्स थे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के। खैर, हम लंबी चौड़ी बात में चले जाएंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यहाँ पर अपने फौजियों से मुलाकात की और जर्मनी ने यहां पर इस मौके पर जर्मनी ने अनाउंस किया कि अब अगर अमेरिका ने आपको पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक और दे दिया है तो ये लें फिर हमारी जानिब से जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं उनका तोहफा जर्मनी की जानिब से भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिला। यहां तक अमेरिका रुका नहीं है, बल्कि अमेरिका की जानिब से एक और ख़तरनाक फैसला। आपको मालूम है कि अगर गुज़िश्ता 1-2 हफ्ते की बात करें तो अमेरिका रशिया की रेड लाइन पर रेड लाइन क्रॉस करता हुआ अमेरिका नज़र आता है कि अमेरिका ने यूक्रेन को अपना मिसाइल इनसाइड रशिया इस्तेमाल करने की भी इजाज़त दे दी। अब इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक फैसला अमेरिका की जानिब से सामने आया है और अमेरिका ने अज़ोव बटालियन, अब अज़ोव बटालियन का आपको मालूम है ये यूक्रेन
यूक्रेन की एक बटालियन है जो कि नाटसी के नक्शे कदम पर चलती है। रशिया ने इस पर पाबंदी आयद कर रखी है। ना सिर्फ रशिया ने बल्कि अमेरिका समेत कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने भी इन पर पाबंदी आयद कर रखी है, क्योंकि नाटसी को लेकर ये सारे इत्तेहादी थे, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बरतानिया हो, ये सारे नाटसी के खिलाफ इत्तेहादी थे। तो इन्होंने इस नाटसी के नक्शे कदम पर चलने वाली अज़ोव बटालियन पर पाबंदी आयद कर रखी है। अब अगर आप यूनिफॉर्म देखें इनका अज़ोव बटालियन का, जिनको खैर चेचन्स ने तो शिकस्त दी थी, मरियोपोल की जो बैटल हुई थी यूक्रेन की, उसमें चेचन्स ने इन्हें शिकस्त दी थी। इन्होंने हथियार डाल दिए थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद हथियार डाले थे, और फिर रशिया ने एक मुआहदे के तहत इन कैदियों को, जो कि अज़ोव के कैदी थे, इनको रिहा कर दिया था। कतर ने सालिसी की थी। और अब ये जो अज़ोव बटालियन है ये दोबारा से खड़ी हो गई है फ्रंट लाइन्स के ऊपर जाने के लिए। ये अज़ोव बटालियन के फौजी तैयार हैं। अगर आप इनके यूनिफॉर्म्स देखें तो इनके यूनिफॉर्म्स के ऊपर जो आपको सिंबल नज़र आएगा तो वो नाटसी के सिंबल से बिल्कुल मिलता जुलता है। हिटलर के यूनिफॉर्म के ऊपर भी इसी तरह का एक सिंबल हुआ करता था। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकता, पाबंदी है। तो जो बटालियन है अज़ोव बटालियन, इसके यूनिफॉर्म के ऊपर भी ये सिंबल जो है वो वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आएगा। अब अमेरिका ने सबसे पहले तो अज़ोव बटालियन पर से पाबंदी हटा दी। पाबंदी ये थी कि अज़ोव बटालियन अमेरिका का असलहा सब इस्तेमाल कर सकते हैं यूक्रेन के अंदर, सिवाय अज़ोव बटालियन के। अमेरिका ने ये पाबंदी हटा दी। और व्हाइट हाउस के तर्जमान ने जस्टिफिकेशन क्या दी? व्हाइट हाउस के तर्जमान से जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि अज़ोव बटालियन पर से पाबंदी हटाने की कोई ख़ास वजह, तो व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी ने कहा कि अब ये वो तरीक़ेकार जो हैं वो छोड़ चुके हैं, अब ये नाटसी के नक्शे कदम पर नहीं चलते। अब आपको कैसे पता कि नहीं चलते? रशिया ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि जो भी रशिया के खिलाफ चलता है वो तो अमेरिका का हीरो है, चाहे वो नाटसी के नक्शे कदम पर चले या फिर नाटसी के नक्शे कदम पर ना चले, तो अमेरिका ने तो इसे हीरो बनाना ही बनाना है। और यही वजह है कि अमेरिका हर रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। और अब अज़ोव बटालियन को भी अमेरिका ने इजाज़त दे दी है कि हमारा असलहा गोला बारूद भी आप इस्तेमाल करेंगे और हमारे से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। जर्मनी के अंदर जो बेस है या फिर कहीं पर भी नाटसी को फॉलो करने वाले ये अज़ोव हैं, ये अमेरिका से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अब अमेरिका इतनी रेड लाइन्स क्यों क्रॉस कर रहा है? इतना ज़्यादा इस जंग के अंदर अमेरिका क्यों इन्वॉल्व हो रहा है कि एक बड़ी जंग में भी अमेरिका जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है? पहली वजह तो आपको पता है कि रशिया को वीक करना है, आइसोलेट करना है, डैमेज करना है। जो नेटो का अलायंस है ये बनाया ही इसीलिए गया था कि इन्होंने सोवियत को तोड़ना था। सोवियत को तोड़ दिया तो जो भी रशिया के लीडर्स आए 90s के बाद, सोवियत टूटने के बाद, तो उन्होंने एक ही मुतालबा रखा, इवन के नेटो को ज्वाइन करने का भी रशिया ने कहा कि हम भी नेटो को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन बाद में रशिया को ये इदराक हुआ कि अभी नेटो का जो मिशन है रशिया को तोड़ने और मरोड़ने वाला, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। इन्होंने रशिया को मज़ीद तोड़ने का इरादा कर रखा है। तो इस वजह से ये ईस्ट वर्ल्ड अपना जो अलायंस है उसको बढ़ाते जा रहे हैं रशिया के लीडर्स के मना करने के बावजूद। तो पहला मकसद तो आपको मालूम है कि ये मकसद है कि इन्होंने रशिया को मज़ीद वीक और आइसोलेट करना है। दूसरा मकसद मैं आपको बता दूं, जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं ग्राहम, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि यूक्रेन के अंदर 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर्स के असासे हैं और वो असासे रशिया के हाथ नहीं लगने चाहिए। अगर ये असासे रशिया के हाथ लग गए तो रशिया इन एसेट्स को चाइना के साथ भी शेयर करेगा। और ये जो हैं वो मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, और ये मादनियात अमेरिका अपने हाथ से नहीं जाने देगा, चाहे अमेरिका को इसमें बड़ी जंग में भी उतरना पड़े, और कोई भी रेड लाइन अमेरिका को नहीं रखनी चाहिए। यानी कि दूसरा मकसद जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं उन्होंने कैमरे के सामने बैठकर बता दिया। मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ये क्लिप शेयर कर चुका हूं, आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं। मैं कमेंट्स बॉक्स में ये जो लिंक है व्हाट्सएप चैनल का वो शेयर कर दूंगा। तो ये मकासद हैं अमेरिका के इस जंग में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने के। और यहाँ पर अमेरिका ने अभी ब्रेक नहीं लगाई, बल्कि G7 का जो समिट है, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समिट स्टार्ट हुआ है, और इस समिट में इससे भी ज़्यादा ये जो फैसले मैंने आपको बताए, यूक्रेन को इजाज़त देने वाला या फिर अज़ोव बटालियन को असलहा देने वाला ये जो फैसला है, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक फैसले अमेरिका की जानिब से G7 समिट के दौरान ये G7 कंट्रीज़ अनाउंस करने वाले हैं। डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये G7 समिट में जो स्टेटमेंट सामने आएगी, अभी मुझे आइडिया तो है लेकिन कन्फर्म होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या फ़ैसला G7 जो कंट्रीज़ हैं वो रशिया के ख़िलाफ़ सुनाने वाले हैं। और ये जो ख़तरनाक
खतरनाक फैसले हैं, इनको लेकर रशिया की तैयारियां भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि रशिया के जो नेवी शिप्स हैं, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, वो क्यूबा पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर ये स्टे करने वाली हैं कई हफ्तों। ये रशिया की जो नेवी शिप्स हैं ये तब तक स्टे करेंगी यहाँ पर जब तक अमेरिका का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो जाता, लेकिन अमेरिका इन नेवी शिप्स को मॉनिटर करने वाला है, ये भी पेंटागन के तर्जमान ने बताया। अब दूसरी साइड पर बेलारूस के साथ रशिया ने दोबारा से जो दूसरा फेज है टैक्टिकल न्यूक्स की ड्रिल्स का, वो स्टार्ट भी कर दिया है। और बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि अगर नेटो के फौजी रशिया के फौजियों को टारगेट करेंगे यूक्रेन के अंदर, या फिर नेटो का असलहा यूक्रेन के अंदर रशिया के फौजियों को टारगेट करेगा, तो ये जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं ये हम इसीलिए रेडी कर रहे हैं। और इरादा भी इन नेटो कंट्रीज़ का यही है कि इन्होंने इन फ्यूचर इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होना है। जाहिर है कि यूक्रेन के पास मैंने आपको बताया था कि असलहा गोला बारूद तो आ गया सो आ गया, लेकिन यूक्रेन के पास फौजी कोई नहीं है। और अल्टीमेटली इन नेटो ममालिक को, फ्रांस को, जर्मनी को, अमेरिका को फौजी भी भेजने पड़ेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि हंगरी के विक्टर ऑरबान ने ये बात ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी की है। अब जो मुआहिदा तय पाया, मैं आपको बता दूं कि नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग हंगरी पहुंचे और ये दौरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और नेटो के चीफ ने यहाँ पर हंगरी को मैसेज दिया कि तुम्हें B9 ग्रुप से निकाल बाहर करेंगे अगर तुमने जुलाई में जो समिट है, लीडर्स समिट है नेटो का, और उसमें मोटे तगड़े फैसले जो हैं इन्होंने यूक्रेन के लिए करने हैं। हंगरी ने उन फैसलों को ब्लॉक करना था, लेकिन यहाँ पर नेटो के चीफ ने हंगरी को मैसेज दिया कि अगर तुम ये हरकतें करोगे तो हम तुम्हें ना सिर्फ B9 बल्कि हम तुम्हें नेटो से भी निकाल बाहर कर सकते हैं। तो मुआहिदा क्या तय पाया नेटो और हंगरी के दरमियान, विक्टर ऑरबान की ये गुफ्तगू सुनी, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। A lot of issues in the global politics as well. It is not easy in this situation to find the appropriate answers. And there will always be times, moments in time when decisions have to be made urgently, when there's a lot of decisions that need to be made. And one of these times are just now, the Secretary General has said, especially because of the NATO summit. In these decisions, we have been able to articulate the Hungarian position and to come to a fair agreement with the Secretary General. But as I've said, this difficult period has not come to an end. Once the NATO summit is over, there will be difficult moments when again there might be decisions, difficult moments that might raise the issue of involvement in the war in that phase. But those decisions will have to be made then. So I can only undertake any guarantee that I've done at the elections on Sunday. When the decision comes, when the moment comes, I will represent a position that is equitable for Hungary, and I will try to have that informed. Thankfully, the founding documents of NATO make it clear that for any out-of-area operations and participation therein can only be voluntary. And this is a right that has been quite clearly guaranteed by the Secretary General, reiterated. Therefore, Hungary continues to have a room for movement in the forthcoming difficult moments that might arise. Anyway, now let us rejoice that this discussion today has concluded with an agreement. Hungary has made it clear that she does not want to and she is not able to change the decision of 31 other member states. And I'm very happy that NATO has acknowledged, through the person of the Secretary General, that Hungary wants to fully avail herself of the opportunity for a room for movement, for consideration that is guaranteed by NATO. And we've been given the guarantee today that when it comes to the Russian-Ukrainian war, when it comes to military out-of-area operation, we do not have to participate in that Hungary will not provide funds or personnel for this war, nor will the territory of Hungary be used for any involvement in this war. So we have been granted everything that we have found necessary, we have deemed necessary. This was a difficult, but I believe very constructive discussion with the Secretary General. I'd like to thank him for this very correct agreement in the end. गुफ्तगू आपने सुनी हंगरी के प्राइम
प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान की, जिन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों को बताया कि मुआहिदा तय पा गया है और मुआहिदा ये है कि हंगरी नेटो की जो मदद इमदाद है उसको ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन हंगरी उस मदद इमदाद का हिस्सा नहीं होगा। यानी कि हंगरी की जानिब से यूक्रेन को असलहा गोला बारूद नहीं दिया जाएगा। इन फ्यूचर नेटो के जो ट्रूप्स हैं, जो फौजी हैं, वो अगर यूक्रेन के अंदर उतरेंगे तो उनमें एक भी हंगरी का फौजी नहीं होगा। ना सिर्फ फौजी बल्कि हंगरी अपनी सरजमीन भी नेटो को प्रोवाइड नहीं करेगा। हंगरी बॉर्डर करता है यूक्रेन को, और इन फ्यूचर अगर ये जंग फैली तो ऑब्वियसली हंगरी, क्योंकि नेटो मेंबर कंट्री है, तो हंगरी की सरजमीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और हंगरी की सरजमीन की इन्हें ज़रूरत पड़नी है, इन फ्यूचर पड़नी है। लेकिन हंगरी के विक्टर ऑर्बान ने कह दिया कि ना असलहा, ना गोला, ना बारूद, ना ज़मीन, ना फौजी, कुछ भी नहीं मैं दूंगा। यानी कि रशिया के खिलाफ मैं नहीं खड़ा हूंगा, तुमने खड़े होना है तो तुम खड़े होगे, लेकिन मैं तुम्हारे किसी भी फैसले को, किसी भी इमदाद को रोकूंगा नहीं। अब ये इनके दरमियान मुआहिदा तय पाया है, लेकिन हंगरी बिल्कुल नेटो मेंबर कंट्री होने के बावजूद हंगरी जो है वो बिल्कुल सेपरेट इस ब्लॉक के अंदर हंगरी नज़र आ रहा है। यानी कि दरार तो ऑलरेडी नेटो के ब्लॉक में भी पड़ चुकी है, और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इंतखाबात जो हुए यूरोपियन पार्लियामेंट के, तो उसमें भी एक दरार यूरोपियन यूनियन के अंदर भी पड़ चुकी है। जो ब्रेग्जिट वाला सिलसिला हुआ था यूके का, तो अब देखा देखी जो है इटली और दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी यूरोपियन यूनियन से खुद को अलहदा करते हुए नजर आएंगे। अब नजर रखेंगे स्पेशली ये जो G7 समिट है, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, क्या इस फैसले पर इत्तफाक होगा, क्या ये फैसला अनाउंस किया जाएगा, और अगर ये फैसला अनाउंस किया जाता है रशिया के एसेट्स पर कब्जा करने वाला फैसला, जिस पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहुत सख्त किस्म की वार्निंग दे रखी है, अगर फिर भी G7 कंट्रीज इस पर इत्तफाक कर लेते हैं तो फिर रशिया की जानिब से किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आएगा, किस तरह से व्लादिमीर पुतिन रिएक्ट करेंगे, उसके हवाले से भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।